नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियां कहां-कहां से निकलती हैं, किस प्रकार का जल तंत्र है और कौन-कौन सी सहायक नदियां हैं, उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी हम लोग जानेंगे। तो पूरी ही वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर बनेगा और डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत की सारी नदियों के बारे में जानकारियां हो जाएंगी। कौन कहां से निकल रही है, कहां जा रही है, किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं। जगह जगह पर समय समय पर मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आपको सब याद भी हो जाएगा। तो पूरी वीडियो बहुत एंड से ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आपको एक समझ विकसित होगी कि आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर बहती है और उसका पर्यावरण दृष्टि से या बाकी सामाजिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो देखो, भारत में जब नदियों की बात करें, वैसे तो दुनिया में अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग नदियों के बहने के कारण का। ठीक है, नदियां क्या है? जल का एक प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह तक लगातार जो बहना है, वही नदी है। एक प्रकार से जल का एक एक रास्ते में अपना चलना। ठीक है। अब भारत में नदियों के कॉन्सेप्ट में ना दो तरीके से है। भारत में एक तो यहाँ पर आप जानते हो, भारत के उत्तर में पूरा पूरा हिमालय छाया हुआ है। तो हिमालय जो छाया हुआ है, जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी भारत में नदियों का प्रवाह होता है। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है, यहीं से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, है ना। तो जो नदियां हिमालय से निकलेंगी, उन नदियों को हम लोग कहते हैं हिमालयी नदियां। क्या कहते हैं? हिमालयी नदियां। जो हिमालय के पर्वत से निकलती है, अब उसमें हिमालय के आसपास कोई झीलें होंगी, कुछ ग्लेशियर्स होंगे, ठीक है, तो उनसे कुछ दर्रे होंगे, वहां से होते हुए निकलती हैं नदियां। तो वो हुई हिमालयी नदियां, यानी हिमालय से निकलने वाली हिमालयी नदियां। अब भारत का हिस्सा अगर आप देखोगे भौगोलिक दृष्टि से, तो तीन तरफ से आधा भाग जो है ना, ये जल से, समुद्र से घिरा हुआ है। जब कोई देश या कोई द्वीप अगर तीन तरफ से जल से घिरा होता है, कोई भी बड़ा हिस्सा जमीन का, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। भारत भी एक प्रायद्वीप है, मतलब अगर तीन तरफ से घिरा है तो प्रायद्वीप, और चारों तरफ से घिरा है तो द्वीप। और अगर कई देश उसमें शामिल हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो वो महाद्वीप हुआ। ठीक है। ये तो बहुत बार बेसिक चीज है, आपको भूगोल में बताया भी गया है। तो फिलहाल भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय टाइप का है। तो प्रायद्वीपीय टाइप का मतलब यहाँ तीन तरफ से जल से ये वाला हिस्सा घिरा हुआ है ना। तो ये वाला जो हिस्सा जल से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, तो ये प्रायद्वीप पार्ट है। इस प्रायद्वीप पार्ट में जो नदियां बहेंगी, उन नदियों को कहेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय नदियां। यहां से जो नदियां निकलेंगी उन्हें हिमालयी नदियां, यहां से प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है। देखो, हिमालय सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, आप सब जानते हैं, सबसे नवीनतम ये पर्वत है। तो ये सब नदियां जो हैं, ये सबसे नवीनतम नदियां कही जाएंगी। जबकि ये जो यहाँ पर जो श्रेणियां मिलेंगी, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, ये सभी और पुरानी नदियां, या कहें कि और पुरानी ये श्रेणियां हैं। ठीक है, इनका इतिहास और भी पुराना है। फिलहाल यहाँ पर अब देखो, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करके कैसे आराम से पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे सारा कुछ एक अच्छे से एक बेहतर मैनर में तैयार हो सके। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पर तीन नदी तंत्र से तोड़ते हैं। तीन नदी तंत्र का कैसे? क्योंकि तीन बड़ी नदियां यहाँ से निकली हुई हैं, आगे चल करके बाकी नदियां उसी में मिलती गई हैं। तो एक तो नदी यहां से निकली है मानसरोवर झील के पास में, यही चेमांग युंग डुंग नाम का एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है और यहां से जम्मू कश्मीर, लद्दाख से इंटर होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, उसके बाद इधर अरब सागर में मिल जाती है। तो ये बड़ी नदी है, इसका नाम है सिंधु। इसको बोलेंगे सिंधु नदी। अब इस नदी में जो जो भी नदियां आकर के मिलती गई, ये सभी हिस्सा हुई सिंधु नदी जल तंत्र का, सिंधु रिवर सिस्टम का। एक यहीं पर मानसरोवर झील के पास से ही एक और नदी निकलती है, बड़ी नदी, और ये यहाँ पर पूरा पूरा तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, उसके बाद असम में इंटर करती है, फिर इधर मेघालय के करीब से, मेघालय में नहीं, मेघालय के करीब से निकलते हुए इधर असम में इंटर करके तब जाकर के गिरती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आगे चल करके यहीं पर गंगा इधर आएगी तो यहां से मिलेगी। तो ये नदी जो है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में जो नदियां इससे मिलेंगी, ब्रह्मपुत्र नदी में भाई हम लोग पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। तो इन सभी नदियों को मिला करके एक जो तंत्र बनता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। ऐसे ही यहां से निकलती है उत्तराखंड से गंगा नदी।
एक्चुअली में भागीरथी और अलकनंदा आगे चल करके मिलती हैं तो उन्हें ही गंगा कहा जाता है। गंगा नदी यहीं से उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आकर के मिल जाती है। ये जब जाकर के बांग्लादेश में मिलती है तो बांग्लादेश में एंटर करते ही इसका नाम बदल जाता है। यहाँ पर ये तो हुआ गंगा नदी, लेकिन बांग्लादेश में एंटर करते ही इसको बोला जाता है पद्मा। यहाँ पर ये हो गया पद्मा, और इधर से जो ब्रह्मपुत्र आ रही है इसे कहेंगे जमुना। ये जमुना और पद्मा जब जाकर मिलती है ना तो यहाँ पर इसका नाम संयुक्त जो जलधारा बनती है इसे कहा जाता है मेघना। ये मेघना जलधारा बन गई, और मेघना जलधारा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब गंगा नदी से जो जो नदियां मिलेंगी, जैसे यमुना मिली, बाकी नदियां छोटी मोटी मिलती गई, तो इस नदी तंत्र को, इस रिवर सिस्टम को बोलेंगे गंगा नदी तंत्र। अब ये तीन पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र, एक सिंधु नदी तंत्र। इन तीन नदियों तंत्रों को एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इनसे कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, कौन कौन सी नदियां कैसे सहायक नदियां हैं, और कैसे कहां कहां से किन किन राज्यों से होकर गुजर रही हैं, जिससे आराम से हम लोग को याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं गंगा नदी तंत्र से ही। गंगा नदी देखोगे आप तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां निकलती हैं और आगे चल करके देवप्रयाग में मिलती हैं, उत्तराखंड में ही। तो देवप्रयाग में जब मिलती हैं तब जो संयुक्त होता है उसे कहते हैं गंगा। ध्यान रहे, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, गंगा नहीं निकलती है। भागीरथी निकल करके तब जाकर के अलकनंदा मिलती है, तब उसका नाम गंगा पड़ता है, और उधर से अलकनंदा निकलती है और वहां करके तब मिलती है। ठीक है, इसके बाद ये आगे जब चलती रहती है तो एक और यहीं साथ साथ में उत्तराखंड से ही एक सहायक नदी बन करके चलती है। सहायक नदी मतलब साथ साथ जो चले, साथ साथ चले और उसके बाद जा करके कहीं पर मिल जाए। ध्यान रहे, आपको ये ध्यान रखना है, अगर जैसे कहा जाए ना कि गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, तब तो सही है। ये मत कह देना कभी कि यमुना की सहायक नदी है गंगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा नदी है, जो लंबी दूरी तय कर रही है, उसमें जाकर के जो मिल रही है वो उसकी सहायक नदी हुई। ठीक है, यानी गंगा की सहायक नदी है यमुना। गंगा के में जाकर के यमुना मिल रही है, कहां पर? संगम में, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज के संगम में यमुना नदी आकर के मिल जाती है गंगा में। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात यह है कि जब यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ये आकर के यहाँ मिलती है, तो मतलब यमुना भी सहायक नदी हुई। और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? और यहाँ पर गंगा के ऊपर में देखो कौन कौन सहायक नदियां हैं। गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात कि घाघरा नदी जो है ना, इसी को सरयू नदी कहते हैं। सरयू नदी आप जानते हो अयोध्या से होकर गुजरती है। अयोध्या में सरयू नदी का रामायण में बड़ा महत्व बताया गया है। ठीक है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में ही बहती है। गोमती नदी आप देखोगे ना तो गोमती का नाम ही पड़ा है गोमती, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा घूमती हुई गई हुई है। पीलीभीत से निकली है उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, जौनपुर होते हुए गाजीपुर में जाकर के ये मिल गई है गंगा से। ठीक है, तो ये गाजीपुर में मिलती है गोमती नदी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, घाघरा नदी जो आती है ये भी निकलती है, वो बॉर्डर पे ही होते हुए जाकर के बिहार में मिलती है। गंडक नदी ये नेपाल से निकलती है, या कहीं नेपाल के उधर तिब्बत के आसपास में निकलती है और जा करके ये मिलती है बिहार में। कोसी नदी ये तिब्बत से निकलती है और आते हुए जाकर के बिहार में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि हर बार जब तबाही आती है ना तो इसका कारण बहुत ज्यादा कोसी नदी ही होता है। ठीक है, कोसी नदी की वजह से यहाँ पर बाढ़ वगैरह सब आती है। यहीं से नीचे दामोदर नदी निकलती है झारखंड से, और झारखंड से जाकर के ये हुगली नदी में मिलती है। हुगली नदी क्या है? हुगली नदी बेसिकली यहीं पर पश्चिम बंगाल में कहे स्प्लिट हो जाती है गंगा नदी। ये गंगा नदी का ही हिस्सा है। गंगा नदी से स्प्लिट हुई नदी जो है, जो यहाँ पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, उसे कहते हैं हुगली नदी। इसी किनारे बसा शहर कोलकाता है, जहां पर अंडर वाटर मेट्रो बन रहा है। दामोदर नदी जाकर हुगली नदी से मिलती है, तो एक प्रकार से कहें अल्टीमेटली ये भी एक गंगा की ही सहायक नदी हुई, क्योंकि हुगली भी गंगा का ही पार्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हुगली नदी जाकर गंगा में नहीं मिल रही है, ये गंगा से निकल करके जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और गंगा आगे जब यहाँ से निकलती है ना तो इसे यहाँ पर भागीरथी बोला जाता है, और आगे फिर उसमें इंटर करते ही पद्मा बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जाकर के वहां पर मिलती है। अच्छा, ये चीजें हुई। अब गंगा की सहायक नदियों को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ये नदियां तो आप देख लिए कॉन्सेप्ट। देखो, आपको बोलना है गंगा की सहायक नदियों में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना सुनकर दामोदर के पास भाग ली। क्या? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना सुनकर दामोदर के पास भगली। ठीक है, भगली से आपको यहां पर रिदम मिल रहा होगा हुगली, भगली से हुगली। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना,
ये देखो, ये सारी नदियां वो हैं जो ऊपर बह रही हैं। ऊपर, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने साइड बहती है, या निम्न में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में बहने वाली नदियां हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां से जब गंगा नदी चल रही है ना, तो उसी की धारा में अपने आप को भी वहीं खड़ा कर लो, और अपने से बाएं तरफ देखोगे तो वो जो नदियां जो बाएं तरफ से आकर मिल रही हैं वो बाएं तरफ होने वाली नदियां हुई, या उत्तर की तरफ से आकर के मिल रही हैं। जो दाहिने तरफ की नदियां हुई वो दाहिने तरफ से आकर मिल रही हैं। दाहिने तरफ से आप देखोगे तो इधर यमुना नदी है, दामोदर नदी है, हुगली नदी है, ये सभी दाहिनी तरफ से आकर के गंगा में मिल रही हैं। बाईं तरफ से देखोगे तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी बाईं तरफ से आकर के मिल रही हैं। ब्रह्मपुत्र भी बाईं तरफ से आकर मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना सुनकर दामोदर के पास भगली। तो ऊपर वाली जो नदियां हैं ये उत्तर की तरफ से आकर मिल रही हैं, नीचे वाली नदियां जो हैं यमुना, दामोदर, हुगली और ब्रह्मपुत्र, ये सभी दक्षिण की तरफ से मिल रही हैं। ठीक है, एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप वीडियो देखते रहो, आपको लास्ट में जैसे ही क्वेश्चन रिकॉल किया जाएगा ना, पूछा जाएगा, तुरंत आपको ये लाइन याद हो जाएगी। तो अभी ये याद नहीं हो रहा तो इसको लोड नहीं लेना है। जब प्रैक्टिस सॉल्व सेट सॉल्व करने बैठोगी ना, ये ऑलरेडी आपके दिमाग में कहानी बैठ चुकी है। ठीक है, अब यमुना नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। देखो, यमुना नदी, यमुना नदी आप देखते हो इधर से यमुनोत्री से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से, और आगे चल करके प्रयागराज में यहाँ पर मिलती है। प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका पुराना नाम था, वहां पर संगम है, वहीं पर जाकर गंगा और यमुना मिलती है। यहीं से ऋषि ऋषि गंगा एक नदी है, वो भी जाकर यमुना में मिलती है। और गाजियाबाद के पास में एक हिंडन नदी है, गाजियाबाद में बहती है, वो भी जाकर के यमुना में मिलती है। यमुना नदी देखो, अगर अब ये क्लास और इस पर लेंगे कि कौन कौन से शहर किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से भी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके लगा लोगे, लेकिन एक वीडियो तो इस पर बनता है, आपको बताया जाएगा। यहाँ से ये दिल्ली, मेरठ, आगरा होते हुए ये इधर आती है और जाकर के उसमें मिलती है। फिलहाल ऋषि गंगा, हिंडन नदी, उसके बाद नीचे से चंबल, सिंध, ध्यान रखिए सिंध नदी भी है। सिंधी भाषा वाले जो लोग हैं ना, ये सिंधी क्षेत्र के आते हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं। एक सिंधु रिवर है, वो तो यहाँ वाला है, सिंधु रिवर वो दूसरा है। एक सिंध रिवर है, ये यहाँ पर है, छोटी नदी है। ठीक है, एक बेतवा नदी है, एक केन नदी है, ये सभी नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ऋषि गंगा और हिंडन, ये सभी नदी यमुना की सहायक नदी हैं। तो आपको इसके लिए ट्रिक क्या याद रखना है यमुना की सहायक नदियों के लिए? हिंडन के ऋषि ने श्राप दिया, चंबल सिंह का बेटवा काना हो गया। ठीक है, क्या? हिंडन के ऋषि ने, आप ऐसा भी कह सकते हो कि यमुना नदी के किनारे हिंडन के ऋषि थे, और हिंडन के ऋषि ने श्राप दे दिया। जैसे अभी हिंडनबर्ग ने अडानी को श्राप दिया, तो अडानी एकदम डरा गए। ठीक है, ऐसे ही हिंडन के ऋषि ने, यमुना नदी के किनारे हिंडन के ऋषि ने श्राप दिया, चंबल सिंह का बेटवा काना हो गया। चंबल सिंह का बेटवा, अब चंबल सिंह से चंबल नदी, सिंह से आप सिंध नदी कह सकते हो, सिंध नदी कह सकते हो, और बेटवा से बेतवा नदी कह सकते हो, और काना से केन नदी कह सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे, यहां लिख दे रहा हूं मैं, काना से केन नदी, बेटवा से बेतवा नदी, सिंह से सिंध नदी, ठीक है, सिंध नदी, और चंबल से चंबल नदी तो होता ही है। हिंडन से हिंडन नदी, ऋषि से ऋषि गंगा। ठीक है, ऋषि गंगा, ये सभी हैं यमुना की सहायक नदियां। बहुत आसान ट्रिक है, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिंधु नदी देख लेते हैं। सिंधु नदी जल तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मानसरोवर झील के पास में चिमांग युंग डुंग, चिमांग युंग डुंग नाम से एक ग्लेशियर है तिब्बत में, और यहीं से ग्लेशियर से निकलती है ये सिंधु नदी। जम्मू कश्मीर होते हुए, सॉरी, लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, तब ये इधर आकर के पाकिस्तान में एंटर करती है और पूरा बहती है, इधर जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, यहीं से देखो, अब इसमें ये सारी नदियां जाकर के अल्टीमेटली मिलती हैं सिंधु से, चिनाब से मिलके तब चिनाब जाकर के मिलती है वहां से ना। देखो कौन कौन कहां कहां से निकल रहा है। झेलम नदी है, ये जम्मू कश्मीर में ना, यहीं पर एक है शेषनाग झील, शेषनाग और बैरीनाग झील है। शेषनाग झील के पास में बैरीनाग झील है, और उसी बैरीनाग से निकल रही है कौन? झेलम। आपको याद कैसे करना है? आपको ऐसे याद रखना है कि भैया नाग अगर काट लेना, डस लेना, तो झेल पाना मुश्किल है। ठीक है, नाग अगर डसेगा तो झेल नहीं पाओगे। अब ये बात मैंने आपको बता दी है, ये आपके माइंड में बैठ गया है। तो झेलम जब भी आएगा तो तुरंत समझिएगा कि नाग नाग है। तो नाग कौन सा? शेष नाग और बैरी नाग।
शेषनाग और बैरीनाग झील के पास से निकलती है झेलम नदी। और ये झेलम नदी जिसे बितस्ता नदी भी कहा जाता है, आपको याद होगा ना, सिकंदर झेलम और बितस्ता का युद्ध किया था, ठीक है, पोरस से। तो झेलम नदी को बितस्ता नदी कहते हैं। ये निकलती है यहाँ जम्मू कश्मीर से, शेषनाग और बैरीनाग झील से, और आते हुए पाकिस्तान से ये आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी निकलती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बेसिकली दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा नदी। ये चंद्रा और भागा नदियां जो दो छोटी छोटी नदियां हैं, ये आपस में जाकर के मिलती हैं और फिर वही चिनाब का रूप लेती हैं। और इसी चंद्रा और भागा की वजह से चिनाब नदी को चंद्र भागा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र भागा नदी। क्यों? क्योंकि चंद्रा नदी और भागा नदी जो दो छोटी नदियां हैं वो जाकर के मिलती हैं। तो चिनाब नदी को ही चंद्रा भागा नदी कहते हैं और ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आगे चल करके जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है और फिर पाकिस्तान में ये लास्ट में जाकर के मिल जाती है किससे? सिंधु नदी से। ठीक है, अब एक दो और नदियां निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में ही है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से देखो दो नदियां निकलती हैं, रोहतांग दर्रा, एक रावी एक ब्यास। इसको कैसे याद रखना है? रवि को प्यास लगी और वो रोने लगा। जब रवि को प्यास लगी वो रोने लगा, तो मतलब रावी से रवि, रवि से रावी और प्यास से ब्यास, और रोने लगा से रोहतांग दर्रा। रवि को प्यास लगी और वो रोने लगा, तो रोहतांग दर्रे से रावी और प्यास या ब्यास दो नदियां निकली। एक बात और ध्यान रखनी है, आपको जब मैंने आपको बताया था सिंधु नदी जल समझौता के बारे में 1960 में जो हुआ था, जिसके तहत तीन नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया, तीन नदियां अपने पास आई। तो तीन नदियां आप इधर से गिनोगे तो अपने पास आएंगी तीन नदियों का पानी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि रावी नदी जो है ना, ये जाकर के मिल जा रही है पाकिस्तान में चिनाब नदी के साथ। ठीक है, पाकिस्तान में ये चिनाब नदी के साथ मिल जा रही है, जबकि ब्यास नदी जो कि सेम रोहतांग दर्रे से निकली है, ये यहीं पर हरिके नाम की जगह है। हरिके नाम की जगह है पंजाब में, हरिके, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हरिके। ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा जूम करके। हरिके नाम की एक जगह है पंजाब में, यहीं पर जाकर के ये सतलज से मिल जाती है, सतलज नदी से। ठीक है, तो ये भारत में ही बहती है ब्यास नदी, ये पाकिस्तान नहीं जाती। अच्छा, सतलज नदी जो है ये कहां से निकलती है? ये भी मानसरोवर झील के पास में राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है, राक्षस ताल से, राक्षस ताल से। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध यही इसी पर बना है, सतलज पर ही। तो राक्षस ताल से निकल करके मानसरोवर झील के पास वो भी है, तो ये निकल करके सतलुज जाती है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हुए तब ये पंजाब में होते हुए आगे चल करके ये चिनाब नदी में मिलती है सबसे अंत में। जब ये चिनाब नदी में मिल जाती है तो ये जो इतना नदी का एरिया है, ये जो नदी का एरिया है, इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं। इस एरिया को, इस नदी को कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है? पंचनद। क्योंकि यहां पर देखो पांच नदियां जाकर के मिल रही हैं, और हमारे इतिहास में पंजाब का नाम ही इसलिए पंजाब पड़ा था क्योंकि यहाँ पर पहले इसका नाम पांचाल था। तो पांचाल इसलिए था क्योंकि पांच नदियां यहाँ से चलती थी। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांच नदियां यहाँ से चलती थी। तो इसलिए यहाँ पर जो पांच नदियों है इसलिए पांचाल पड़ा, पांचाल ही आगे चल करके पंजाब बना। और यहाँ पर ये पंचनद नाम की नदी अभी भी बहती है, जब यहाँ पर सब नदियां जाकर मिल जाती हैं। और पंचनद जाकर के मिलती है सिंधु नदी से, और सिंधु नदी जाकर के वहां पर गिरती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये तो कॉन्सेप्ट था, ट्रिक कैसे याद करोगे? ट्रिक देखो ये है, जेसीआर बस, जेसीआर बस, जेसीआर बस, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यानी ये सभी नदियां बिल्कुल सीरियल में, जैसे सीरियल नहीं याद होता है ना कि कौन सी नदी किधर बह रही है, तो इसके लिए जेसीआर बस बोलना है आपको। जेसीआर बस मतलब क्या? जे से मतलब झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से ब्यास, और एस से अपना सतलुज। ठीक है, तो जेसीआर बस आपको बोल देना है और आपको आराम से याद हो जाएगा कि ये बिल्कुल एक सीरियल में कैसे कैसे नदियां आकर के मिल रही हैं सिंधु नदी तंत्र से। ठीक, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, चलो ये रहा। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को याद करने के लिए पहले ब्रह्मपुत्र नदी देख लो। ये ब्रह्मपुत्र नदी भी यही मानसरोवर झील के पास से निकलती है तिब्बत से, और ये आगे बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे,
ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर त्सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से? त्सांगपो नदी नाम से जाना जाता है। ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से इंटर करने के बाद ये असम से होते हुए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेघालय में नहीं जाती है, मेघालय के करीब से असम से ही ये इंटर कर जाती है। और कहाँ पर इंटर करती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे ही इंटर करती है, इसको नाम दिया जाता है जमुना। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और गंगा नदी इधर से आ रही होती है, तो गंगा नदी को इधर पद्मा कहा जाता है। पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो ये संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है, और ये मेघना जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी से कौन कौन सी नदियां जुड़ती जा रही हैं? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी मिलती है, सुबनसिरी नदी मिलती है, बराक नदी आकर मिलती है, तीस्ता नदी मिलती है। तीस्ता नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखोगे आप, ये तीस्ता नदी सिक्किम से निकल करके पश्चिम बंगाल से होते हुए तब बांग्लादेश में जाकर के ये से मिलती है। ठीक है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा रोल है तीस्ता नदी का। अब ये सभी नदियां आपको याद कैसे होंगी? इन नदियों के लिए आपको लोती बसु बोलना है। क्या बोलना है? लोती बसु। लोती बसु कैसे याद रखोगे? देखो, लोती में ल से मतलब हो गया लोहित नदी, लोहित नदी। ती से मतलब हो गया तीस्ता नदी। बसु में बा से हो गया बराक नदी। और सु का मतलब हो गया सुबनसिरी। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हिमालयी नदियां नहीं हैं, बाकी जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब इसमें कौन कौन सी नदियां हैं आप देख पाओगे यहाँ पर। देखो, इधर से शुरुआत करते, इसको ध्यान से देखना है, बहुत ही केयरफुली देखना है इसको। इसके लिए कोई वैसा ट्रिक नहीं है कि एक ही बार में बता दिया जाए सब याद हो जाए, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये देखना है कि कौन कौन सी नदी इधर जाकर गिर रही है, कौन कौन सी इधर। हालांकि इसका भी ट्रिक मैंने बना रखा है कि बंगाल की खाड़ी में नदियां कौन कौन सी गिरती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ये दोनों के लिए ट्रिक अभी बता दिया जाएगा, लेकिन पहले आप नदी तो जान लो कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से बह रही है। ठीक है, देखो, सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं झारखंड से। झारखंड से दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी ये झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पर हुगली नदी में आके मिलती है। आपको हुगली नदी बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पर हुगली कर दे रहा हूं। इसके बाद झारखंड से ही निकलती है एक सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा जो है ना, ये स्वर्ण रेखा बनाती है। किसके किसके बीच में रेखा बनाती है? बंगाल और उड़ीसा के बीच में रेखा, मतलब बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर पे ही बह रही है। तो स्वर्ण रेखा याद रखिएगा, किसके किसके बीच में? बंगाल और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में। तो ये भी झारखंड से निकलती है, लेकिन उड़ीसा बंगाल दोनों के बॉर्डर पर होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक महानदी है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये उड़ीसा होते हुए तब जाकर के ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। महानदी पर ही बना है कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड डैम बहुत बड़ा डैम है, तो ये इसी महानदी पर बना है, उड़ीसा में है। एक तैल नदी है जो इसकी सहायक नदी है, जो जाकर के इसमें मिलती है। ठीक है, चलो, अब इसके बाद एक लूनी नदी है। देखो, लूनी नदी जो है ये भी बड़ा पूछा जाता है। लूनी नदी क्या होती है? ये राजस्थान से निकलती है और जाकर कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी ये राजस्थान से निकलेगी, गुजरात में जाकर के ये गायब हो जाएगी। ये अरब सागर में नहीं गिरती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। साबरमती नदी ये भी राजस्थान से ही निकलती है, और ये नदी गुजरात में आकर के यहाँ पर खंभात की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, यहाँ खंभात की खाड़ी है। अच्छा, एक बात और, साबर नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है अहमदाबाद, और साबरमती नदी के किनारे ही साबरमती आश्रम बनाया था गांधी जी ने। एक माही नदी है। माही नदी बड़ी पूछी जाती है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकल करके ये जाकर के गुजरात में यहाँ पर ये भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। एक नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, ये नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती, ये आप ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये उधर से होकर के इधर की तरफ बह रही है। अभी तक तो आपने जो नदियां देखी वो जाकर के इधर पश्चिम से निकल करके पूर्व में जाकर के यहाँ पर डूब रही थी, मतलब यहाँ पर मिल रही थी समुद्र में। ये देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? तो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। क्योंकि गोदावरी भी अभी आप दिख रहा है जो, ये जाकर के इसमें मिल रही है, इधर नहीं जा रही। ये बंगाल की खाड़ी में मिल रही है, मतलब इसकी दिशा इस साइड में है, जबकि इसकी दिशा
इस साइड में है। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक यहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है, अमरकंटक की पहाड़ी। तो छत्तीसगढ़ ही मानेंगे एक प्रकार से। तो यहाँ पर अमरकंटक में ही ये नर्मदा नदी निकलती है, और यहाँ से निकल करके ये जाते 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 मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी होते हुए तब जाकर के गिरती गिरती है इधर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन चारों राज्यों को कवर करती है। ठीक है, 4 राज्य हुए ना, हाँ, ये चारों राज्यों को कवर करती है। आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी निम्न से किन राज्यों में होकर के बहती है, तो आप बताएंगे। ताप्ती नदी यही मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये मैक्सिमम पार्ट इसका महाराष्ट्र में बहता है, और उसके बाद गुजरात में थोड़ा सा होकर के तब भी ये जा करके वहीं पर गिरती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में, या अरब सागर कह सकते हो आगे चल करके। तो ये भी मध्य प्रदेश से निकली, और महाराष्ट्र में ये मैक्सिमम पार्ट इसका बहा। इसके बाद ये गिरी। तो अगर पूछा जाए दूसरी सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हो, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हो, तो वो ताप्ती है। नर्मदा के बाद ताप्ती है, उसके बाद माही, साबरमती, ये सब तो है ही। अब इसके बाद गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी यहां निकलती है नासिक से। नासिक नाम की एक जगह है, और नासिक से निकल करके गोदावरी ये महाराष्ट्र नासिक से होकर के तेलंगाना जाती है। तेलंगाना के बाद में इधर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद इधर उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर जाकर के गिरती है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों को कवर करी? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों को कवर करते हुए तब जाती है। अब यहाँ से एक नदी और निकलती है महाराष्ट्र से ही, पेनगंगा, वो भी जाकर के गोदावरी में मिल जाती है, उसकी सहायक नदी है। तो पेनगंगा आप कैसे याद रखोगे? देखो, गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, या कहीं दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो वृद्ध जब हो जाता है तभी तो पेन बढ़ता है। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो दर्द बढ़ जाता है भाई, जोड़ों का दर्द, बहुत सारे दर्द। तो पेन, पेन मतलब दर्द, तो समझ लीजिए दर्द वाला कहाँ मिलेगा? गोदावरी यानी वृद्ध गंगा में जाकर मिलेगा। ठीक है, तो पेन गंगा जाकर गोदावरी में मिल रही है। ठीक है, आगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी, ये भी यहीं से महाराष्ट्र से ही निकलती है, और ये कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। कृष्णा नदी भी निकली इधर। गोदावरी के बाद कौन सी? कृष्णा। कृष्णा के बाद बड़ी नदी है कावेरी, इसके बारे में आगे आगे बात करेंगे। यहीं पर देखो एक नदी और है, तुंगभद्रा नदी, ये जाकर के कृष्णा नदी में मिल रही है। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, तुंगभद्रा नदी का इतिहास बड़ा अच्छा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे ही, आपको पता है ना, हरिहर और बुक्का ने, दो भाइयों ने मिल करके स्थापना करी थी एक बहुत ही महान साम्राज्य की, जो कि दक्षिण भारत का सबसे महानतम साम्राज्य में से एक गिना गया, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बनाया गया था, हम्पी जिसकी राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो तुंगभद्रा नदी ये कृष्णा नदी में आगे चल कर के मिल जाती है। आपको याद कैसे करना है? कृष्ण भगवान के भाई का नाम था बलभद्र। ठीक है, तो बलभद्र, कृष्णा, बलभद्र दोनों मिल गए हैं। ठीक है, तो बलभद्र से तुंगभद्र, तुंगभद्र आप याद रखेंगे, आराम से मिल जाएगा। तो कृष्ण के भाई तुंगभद्र जाकर इसमें मिल जा रहे हैं। एक है शरावती नदी, ये कर्नाटक से ही निकलती है, और कर्नाटक में ही इधर जाकर के ये उल्टी दिशा में इस साइड जाकर के अरब सागर में मिलती है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि शरावती नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जोग या गारसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, और ये जो जलप्रपात है शरावती नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यही कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी ये केरल में होते हुए तब तमिलनाडु में जाकर के तब अरब सागर में, ओ सॉरी, इधर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कर्नाटक से निकलती है, केरल होते हुए कावेरी जाती है तमिलनाडु में। तो कावेरी ये आप याद रखेंगे। एक यहीं केरल से ही एक छोटी सी नदी निकलती है, पेरियार नदी, और ये जाकर के इस साइड में मिलती है। ठीक है, किस साइड में? अरब सागर में। तो ये पेरियार नदी है। पेरियार जो है वहां पर जलप्रपात भी है, नेशनल पार्क भी है, पेरियार नाम से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये रही नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां। अब आई होप आपको नदियों का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि भारत की नदियां महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं, किन किन राज्यों से बैठती हैं। एक बार में अगर नहीं तैयार हुआ है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। और हाँ, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आप देखो एक एक नदियाँ कैसे कैसे बही हैं, किन किन राज्यों से गई हैं, बहुत ही डीपली इस पर रिसर्च करके लाया गया है आपके साथ। तो आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को एक रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकती है, लेकिन जो आएगी क्वालिटी से भरपूर आएगी आपको, जिससे
वो चीज़ हर एक चीज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाए, ये मेरा प्रयास होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए थोड़ा सपोर्ट करने का, वीडियो को शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।